नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। तो आइए शुरू करते हैं तेज खबरों का सिलसिला। 16वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान आज संसद भवन और राज्य विधानसभाओं के परिसरों में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच होगी वोटिंग। 21 जुलाई को परिणाम घोषित होने के बाद 25 जुलाई 2022 को नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह होगा। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष के प्रत्याशी यशवंत सिन्हा में है मुकाबला। आज होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। संसद भवन के कमरा नंबर 63 में 6 बूथ बनाए गए हैं, जिसमें एक दिव्यांग वोटर के लिए है। अलग अलग राज्यों के कुल 9 विधायक संसद भवन में वोट करेंगे। यूपी से 4, त्रिपुरा से 2, असम से 1, ओडिशा से 1, हरियाणा से 1, जबकि 42 सांसद विधानसभाओं में वोट करेंगे। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की ओर से द्रौपदी मुर्मू उम्मीदवार हैं। द्रौपदी मुर्मू अनुसूचित जनजाति समुदाय से आती हैं। उन्होंने इससे पहले 2015 से 2021 तक झारखंड के 9वें राज्यपाल के रूप में कार्य किया है। अगर द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति चुनाव में जीतती हैं तो वो राष्ट्रपति बनने वाली पहली आदिवासी महिला होंगी। विपक्ष की ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया है। उन्होंने पूर्व पीएम चंद्रशेखर की सरकार में 1990 से 91 तक और फिर 1998 से 2002 तक पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया है। यशवंत सिन्हा ने विदेश मंत्री के रूप में भी कार्य किया। 2018 में पार्टी छोड़ने से पहले वो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे। इसके बाद वो अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए थे। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का पलड़ा भारी माना जा रहा है। उन्हें एनडीए के सहयोगी दलों के अलावा बीजेपी, वाईएसआरसीपी, बसपा, अन्ना द्रमुक, तेदेपा, जदएस, शिरोमणि अकाली दल, शिवसेना और झामुमो जैसे क्षेत्रीय दलों का भी समर्थन मिला है। द्रौपदी मुर्मू का वोट शेयर लगभग 2/3 तक पहुंचने की संभावना है। चुनाव आयोग के मुताबिक इस बार राष्ट्रपति चुनाव में एक सांसद के वोट का मूल्य 700 है। वहीं अलग अलग राज्यों में हर विधायक के वोट का मूल्य अलग अलग होता है। उत्तर प्रदेश में हर विधायक के वोट का मूल्य 208 है, फिर झारखंड और तमिलनाडु में 176 है। इसके बाद महाराष्ट्र में 175 है। वहीं सिक्किम में प्रत्येक विधायक की वोट का मूल्य 7 है, जबकि नागालैंड में ये 9 और मिजोरम में 8 है। राष्ट्रपति चुनाव में सभी मतदाताओं का सम्मिलित वोट मूल्य 10,86,431 है। इसमें 776 सांसदों की कुल वोट मूल्य 5,43,200 है, जबकि देश के कुल 4,033 विधायकों का वोट मूल्य 5,43,231 है। एनडीए उम्मीदवार के पास अब कुल 10,86,431 मतों में से 6.67 लाख से अधिक वोट है। मुर्मू की वोट हिस्सेदारी 61% से ज्यादा हो सकती है। संसद का मानसून सत्र सोमवार यानी आज से शुरू होने जा रहा है और ये 12 अगस्त तक चलेगा। इस बार के मानसून सत्र में कुल 18 बैठकें होंगी और 32 बिल पेश किए जाएंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सामूहिक विनाश के हथियार और उनके डिलीवरी सिस्टम, गैर कानूनी गतिविधियों पर प्रतिबंध संशोधन बिल 2022 राज्यसभा में पेश करेंगे। 12 अगस्त तक चलने वाले संसद सत्र के दौरान राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अहम संवैधानिक पदों के लिए चुनाव भी होने हैं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज, जबकि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 6 अगस्त को वोट डाले जाएंगे। मॉनसून सत्र को देखते हुए रविवार को सरकार की ओर से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। इसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया। बैठक में सरकार का प्रतिनिधित्व केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी और राज्यसभा में भाजपा के नेता पीयूष गोयल और संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने किया। सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी और जयराम रमेश, द्रमुक की तरफ से टीआर बालू और तिरुचि शिवा, तृणमूल की ओर से सुदीप बंदोपाध्याय और एनसीपी की ओर से शरद पवार समेत 35 दलों के नेता मौजूद थे। रविवार को सर्वदलीय बैठक के अलावा एनडीए सांसदों की भी एक अन्य बैठक रविवार को हुई, जिसमें मानसून सत्र के अलावा राष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई। इस बैठक में चिराग पासवान भी शामिल हुए। सरकार ने श्रीलंका के मुद्दे पर एक और सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें विदेश मंत्री और वित्त मंत्री मौजूद रहेंगी और विपक्षी दलों को श्रीलंका के मुद्दे पर सरकार के रुख से अवगत कराएंगे।
एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ आज नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। वहीं विपक्ष के उम्मीदवार मार्गरेट अलवा मंगलवार को भरेंगी पर्चा। उपराष्ट्रपति पद के लिए 6 अगस्त को चुनाव होना है। इसके लिए नामांकन की आखिरी तिथि 19 जुलाई है। रविवार को जगदीप धनखड़ ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भेंट की। नवीन पटनायक के नेतृत्व वाले बीजू जनता दल ने धनखड़ की उम्मीदवारी को समर्थन देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद पटनायक को फोन कर धनखड़ के लिए समर्थन मांगा। देश के उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। संसद में सदस्यों की मौजूद संख्या 780 है, जिनमें से केवल भाजपा के 394 सांसद हैं। जीत के लिए 390 से अधिक मतों की आवश्यकता है। ऐसे में जगदीप धनखड़ की जीत तय मानी जा रही है। विपक्ष ने मार्गरेट अलवा को उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार तय किया है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने मार्गरेट अलवा के नाम का ऐलान किया। अलवा राजस्थान, गोवा, उत्तराखंड और गुजरात की राज्यपाल रह चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन NIIO संगोष्ठी स्वावलंबन को संबोधित करेंगे। इस 2 दिवसीय संगोष्ठी का मकसद रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में भारतीय उद्योग और शिक्षाविदों को शामिल करना है। ये संगोष्ठी सभी हितधारकों के लिए विचार और मंथन का मंच प्रदान करेगी। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री स्प्रिंट चैलेंज का अनावरण करेंगे, जिसका उद्देश्य भारतीय नौसेना में स्वदेशी प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना है। कोविड टीकाकरण में भारत ने नया कीर्तिमान बनाया है। 200 करोड़ कोविड-19 टीकाकरण की उपलब्धि हासिल करने वाला भारत पहला देश बन गया है। महज 18 महीने के भीतर भारत ने 200 करोड़ कोविड वैक्सीन डोज के आंकड़े को पार कर दिया है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत 16 जनवरी 2021 से हुई थी। शुरुआत में हेल्थ केयर वर्कर को वैक्सीन दी गई। उसके बाद 2 फरवरी 2021 से फ्रंटलाइन वर्कर और 1 मार्च 2021 से 60 साल से ज्यादा उम्र वाले और 45 साल से ऊपर के गंभीर रूप से बीमार लोगों को वैक्सीन दी गई। 1 अप्रैल से 45 साल के ऊपर के सभी लोगों का टीकाकरण शुरू हुआ। टीकाकरण में नया मोड़ तब आया जब 1 मई से 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन देने का ऐलान किया गया। महज 9 महीने के भीतर ही भारत ने 21 अक्टूबर 2021 को 100 करोड़ डोज के आंकड़े को पार कर लिया था। मध्य प्रदेश के निकाय चुनाव में भाजपा को बड़ी जीत मिली है। 11 में से 7 नगर निगमों पर भाजपा ने कब्जा जमाया है। भोपाल से भाजपा की महापौर प्रत्याशी मालती राय करीब 1 लाख मतों से जीती। वहीं इंदौर से भाजपा के महापौर उम्मीदवार पुष्यमित्र भार्गव ने 1 लाख से ज्यादा मतों से जीत हासिल की। इसी तरह बुरहानपुर, खंडवा, सतना, उज्जैन और सागर में भाजपा ने जीत दर्ज की है। छिंदवाड़ा, जबलपुर और ग्वालियर में कांग्रेस ने, जबकि सिंगरौली में आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भाजपा की जीत को जनता की जीत उन्होंने बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के निकाय चुनाव में भाजपा की जीत पर सभी विजयी उम्मीदवारों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने अपने शुभकामना संदेश में कहा, ये जीत राज्य की शिवराज सरकार में जनता जनार्दन के अटूट भरोसे का प्रतीक है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान के संबंध में रविवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों व प्रशासकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया। अमित शाह ने कहा कि हर घर तिरंगा देश के हर नागरिक के दिलो दिमाग में देशभक्ति की भावना को उच्चतम स्तर पर ले जाने का कार्यक्रम है। देश में 20 करोड़ से ज्यादा घर और 100 करोड़ से अधिक लोग 3 दिन अपने घर पर तिरंगा फहराएंगे और तिरंगे के माध्यम से पुनः अपने आप को भारत माता की सेवा में समर्पित करेंगे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जन भागीदारी के माध्यम से 13 से 15 अगस्त 2022 के बीच सभी घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराना है। चंडीगढ़ में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से सुखना झील का जलस्तर बढ़ गया है। बारिश को लेकर प्रशासन को भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। लगातार बारिश के कारण चंडीगढ़ के कई इलाकों में जलभराव भी हुआ है। असम में बाढ़ की स्थिति में रविवार को और सुधार हुआ। हालांकि कुछ जिलों में मध्यम बारिश दर्ज की गई, लेकिन सभी नदियों का जलस्तर खतरे के स्तर पर बना हुआ है। राज्य की 506 हेक्टेयर कृषि भूमि अभी भी पानी में डूबी हुई है। कल मौत का कोई ताजा मामला दर्ज नहीं किया गया था। इस साल बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या 195 बनी हुई है।
17 जुलाई 2022 तक 6000 से अधिक लोग 26 राहत शिविरों में शरण ले रहे हैं। प्रशासन प्रभावित लोगों को राहत सहायता प्रदान करने की दिशा में काम कर रहा है। गंभीर रूप से प्रभावित आबादी के नुकसान की मरम्मत और पुनर्वास के प्रयास जारी हैं। बाढ़ के बाद की स्थितियों में स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए स्वच्छता अभियान और चिकित्सा शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र गुवाहाटी ने राज्य में अगले कुछ दिनों में बिजली गिरने और भारी बारिश की चेतावनी दी है। ओडिशा के कई इलाकों में भारी बारिश के कारण भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं। लगातार बारिश ने राज्य में सामान्य जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। गजपति जिले में भूस्खलन के कारण कई घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ओडिशा के कुछ जिलों में बारिश के कारण कई सड़कें जलमग्न और क्षतिग्रस्त हो गई हैं। ओडिशा के कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश भी हुई है, जिससे कई जगहों पर जलभराव हो गया। मुंबई शहर में पिछले कई दिनों से भारी बारिश हो रही थी, लेकिन वीकेंड पर बरसात ने शहर वासियों को थोड़ी राहत दी। पिछले 2 हफ्तों के दौरान हुई बारिश की वजह से शहर को पेयजल की आपूर्ति करने वाली 7 झीलों के जलस्तर में काफी इजाफा हुआ है। रविवार को मुंबई में ज्यादा बारिश दर्ज नहीं की गई। हालांकि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने सोमवार के लिए मुंबई में येलो अलर्ट जारी किया है। और यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। विजू चाचा गांव जा रहे हैं क्या? अरे नहीं बेटा, हम लोग तो ट्रिप पर जा रहे हैं। ट्रिप पे? पिछले महीने तो रिटायर हुए आप, तो ये खर्चा? रिटायरमेंट के बाद मैं अपनी लाइफ आराम से जी सकूं, इसकी प्लानिंग मैंने पहले ही कर ली थी। वो कैसे? मैंने एनपीएस में रेगुलर इन्वेस्ट किया और अब ये इन्वेस्टमेंट ग्रो होकर पेंशन का लाभ दे रही है। अच्छा। हाँ अरुण, तुम भी एनपीएस में इन्वेस्ट करना शुरू करो। हाँ, मैं आज ही एनपीएस अकाउंट ओपन करता हूँ। पेंशन है तो टेंशन नहीं। NPS investments are subject to market risk. Power Grid, a Maharatna PSU of Government of India, largest transmission utility of country, embarked on one such remarkable journey to establish one nation, one grid, one frequency, culminating into one electricity market. Power Grid, transmitting power, transforming lives. कावेरी रंग छायो खुशियों से मन गायो, कावेरी रंग छायो। कावेरी मेहंदी कोन हाथों पर उतरे प्यार के गहरे रंग। अच्छा बाबा नमस्ते। देखिए, जानते तो सभी हैं कि ज्यादा तेल, चीनी या नमक खाना नुकसानदायक होता है। हमें तो लगता है कि ज्यादा से ज्यादा थोड़े मोटे ही हो जाएंगे, बस चलेगा। पर अगर तेल, नमक या चीनी पे कंट्रोल नहीं किया ना, तो हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, शुगर की बीमारी, आंखों की खराबी, किडनी फेल, कुछ भी हो सकता है। और इन सबके चक्कर में परहेज ही परहेज, सिर्फ खाने में नहीं, आपकी पूरी जिंदगी में। Start reducing your intake of sugar, salt and fat from today. स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आइए अब खबरों के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। महाराष्ट्र में कुछ दिनों से राज्य में जारी झमाझम बारिश का असर कुछ कम हुआ है। राज्य के कई हिस्सों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में लगातार बारिश हुई, जिससे बाढ़ जैसे हालात बन गए। बाढ़ से प्रभावित लोगों को एहतियाती तौर पर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। राजस्थान के कई भागों में बारिश की वजह से जनजीवन पर असर पड़ा है। जलभराव की वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। धौलपुर शहर की सड़क के कई हिस्से पानी में डूबे हुए हैं। सावन का आज पहला सोमवार है। शिवालयों में सुबह से ही भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए भक्त उमड़ पड़े हैं। हर तरफ भोलेनाथ के जयकारे की गूंज सुनाई दे रही है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर में शिव भक्त बड़ी संख्या में बाबा के दर्शन करने पहुंचे। मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। मंदिर में आसानी से प्रवेश के लिए सभी रास्तों पर सुगमता की व्यवस्था की गई है। वहीं झारखंड के देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ धाम में भी मंदिर में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। मंदिर में देर रात से ही भक्तों के जुटने का सिलसिला शुरू हो गया था। श्रद्धालुओं ने मंदिर पहुंचकर भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। दिल्ली के चांदनी चौक स्थित गौरी शंकर मंदिर में भी श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे।
गुजरात के दाहोद जिले के मंगल महूदी रेलवे स्टेशन के पास बीती रात करीब 1 बजे एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई। मालगाड़ी के पटरी से उतर जाने के बाद रेल यातायात बाधित हो गया है। फिलहाल रेल यातायात को बहाल करने की कोशिशें चल रही हैं। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में सीआरपीएफ जवानों ने दिवंगत सीआरपीएफ एएसआई विनोद कुमार को श्रद्धांजलि दी। रविवार को पुलवामा के गंगू इलाके में एक आतंकवादी हमले में सीआरपीएफ जवान एएसआई विनोद कुमार शहीद हो गए थे। तमिलनाडु के कल्लाकुरिची में शक्ति ईसीआर इंटरनेशनल स्कूल कन्यामूर के बाहर पुलिस सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, जहां 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक लड़की की मौत पर विरोध प्रदर्शन के दौरान कल हिंसा और तोड़फोड़ हुई। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अमरनाथ यात्रा जारी है। आज सुबह 5,649 तीर्थयात्रियों का एक नया जत्था 298 हल्के और भारी मोटर वाहनों में भगवती नगर आधार शिविर जम्मू से रवाना हुआ। आज के जत्थे के साथ जम्मू से अमरनाथ गुफा के लिए रवाना होने वाले कुल तीर्थयात्रियों की संख्या 1,15,654 हो गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हाल ही में हुई जीएसटी परिषद की बैठक में कई वस्तुओं के दामों में बदलाव किया था, जो आज से लागू होंगी। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी में बढ़ोतरी के कारण आज से पैकेट बंद दही, लस्सी और घी जैसे दूध उत्पादों की कीमतें बढ़ जाएंगी। केरल राज्य दुग्ध विपणन महासंघ MILMA ने घोषणा की है कि उत्पादों की कीमत में वृद्धि की जाएगी। बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के MD और CEO पद के लिए आशीष कुमार चौहान के नाम को मंजूरी दे दी है। चौहान मौजूदा समय में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के MD और CEO हैं। प्रवर्तन निदेशालय ED ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE को लोकेशन घोटाले के सिलसिले में पत्रकार सुचेता दलाल का बयान दर्ज किया है। ओला के संस्थापक और CEO भाविश अग्रवाल ने घोषणा की है कि उनकी कंपनी भारतीय उपभोक्ताओं के लिए एक नई इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार लाने की योजना बना रही है। विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने के लिए नेपाल सरकार ने अगस्त के अंत तक 10 प्रकार के उत्पादों के आयात पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। कल शारजाह से हैदराबाद जा रही इंडिगो की एक फ्लाइट में अचानक तकनीकी खराबी आ गई, जिसके चलते विमान को पाकिस्तान के कराची की ओर डाइवर्ट किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से रेपो रेट में बढ़ोतरी के बाद बैंकों ने भी ब्याज दरों में इजाफा शुरू कर दिया है। इस बीच प्राइवेट सेक्टर के एक्सिस बैंक ने कुछ टेन्योर के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट यानी FD पर मिलने वाले ब्याज की दरों में बढ़ोतरी की है। सार्वजनिक क्षेत्र के केनरा बैंक ने फिक्स्ड डिपॉजिट्स यानी FD पर ब्याज दरों में बदलाव किया है। बैंक की नई ब्याज दरें 16 जुलाई 2022 से प्रभावी हो गई हैं। देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक HDFC बैंक ने अपना तिमाही रिजल्ट जारी कर दिया है। बैंक का स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 19% बढ़कर 9,196 करोड़ रुपए रहा है। गाम्बिया के उपराष्ट्रपति बडारा ए जूफ 5 दिन की यात्रा पर आज भारत पहुंचे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया, बडारा जूफ कई द्विपक्षीय कार्यक्रमों के साथ साथ भारतीय उद्योग परिसंघ और आयात निर्यात बैंक सम्मेलन 2022 में हिस्सा लेंगे। श्रीलंका के कार्यवाहक राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। उन्होंने रविवार देर रात एक अध्यादेश के जरिए आपातकाल की घोषणा की। अध्यादेश में विक्रमसिंघे ने देश की आंतरिक सुरक्षा को बरकरार रखने और खराब कानून व्यवस्था के साथ साथ देश में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को दुरुस्त करने के लिए आपातकाल की घोषणा की है। श्रीलंका के सरकारी स्वामित्व वाली सिलोन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और लंका इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने ईंधन की खुदरा कीमत कम करने का फैसला किया है। ऑक्टेन 92 पेट्रोल की 1 लीटर की कीमत में 20 रुपये की कमी की जाएगी और नई खुदरा कीमत 450 रुपये होगी। श्रीलंका में ऑक्टेन 95 पेट्रोल 540 रुपये प्रति लीटर पर बिकेगा। इसकी कीमत में 10 रुपये की कमी की गई है। श्रीलंका में डीजल की कीमत में 20 रुपये प्रति लीटर की कटौती की जाएगी और ईंधन अब 440 रुपये में बेचा जाएगा। श्रीलंका में 10 रुपये की कमी के बाद सुपर डीजल की कीमत 510 रुपये प्रति लीटर होगी। बिजली और ऊर्जा मंत्रालय ने 21 जुलाई से ईंधन के वितरण को व्यवस्थित करने के लिए एक नई डिजिटल प्रणाली भी प्रस्तुत की है। श्रीलंका फरवरी से ईंधन की गंभीर कमी का सामना कर रहा है। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने कहा है कि उन्होंने देश में व्याप्त आर्थिक संकट को टालने के लिए हर संभव कदम उठाए हैं। गोटाबाया राजपक्षे का इस्तीफा संसद ने स्वीकार कर लिया है।
इस बीच पोप फ्रांसिस ने श्रीलंका में सभी दलों से गरीबों के हित में शांतिपूर्ण समाधान तलाशने का आग्रह किया है। अमेरिका में फिर गोलीबारी हुई है। रविवार शाम एक बंदूकधारी ने इंडियाना प्रांत के ग्रीनवुड के मॉल में अंधाधुंध गोलीबारी की। इससे 4 लोगों की मौत हो गई और 3 घायल हो गए। हमलावर को मॉल में मौजूद एक हथियार से लैस नागरिक ने मार गिराया। हमला स्थानीय समय अनुसार रविवार शाम 6 बजे हुआ। इंडियाना पुलिस के अनुसार राइफल लेकर आए हमलावर ने मॉल के फूड कोर्ट में लोगों को निशाना बनाया। इससे पहले कि वो और ज्यादा लोगों की हत्या करता, वहां मौजूद एक नागरिक ने उसे गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहां पर। Just look at it, sir. 0 to 100 in 5 seconds flat. Really? आपकी है? तुम्हें भी अपने बुढ़ापे में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है तो अभी से नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करो। नेशनल पेंशन सिस्टम ये 60 की उम्र तक पैसे बचाता और बढ़ाता है और फिर उन्हीं पैसों को हर महीने सैलरी की तरह आप तक पहुंचाया जाता है। 1800110708 और वेबसाइट www.pfrda.org.in। नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करने से टैक्स भी बचता है सर। नेशनल पेंशन सिस्टम। चल भाई झुमके बदली कराने हैं। अरे आंटी ये रही सामने सोने की दुकान, यहाँ से बदलवा लो। पर खरीदा तो उस दुकान से था। अरे अगर हॉलमार्क का निशान है ना तो कहीं से भी अदला बदली करा लो, वो भी बिना किसी डर के। सच? हाँ 16 आने। सोना कहीं भी खरीदो, बेचो बेझिझक बेफिक्र हॉलमार्क के साथ। हॉलमार्क है तो सोना है। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR। 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees. होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। कावेरी रंग छायो खुशियों से मन गायो, कावेरी रंग छायो। कावेरी मेहंदी कोन हाथों पर उतरे प्यार के गहरे रंग। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब खबरों के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। न्यू मैक्सिको में जंगल में लगी आग पर काबू पाने के बाद अल्बुकर्क लौट रहा एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हेलीकॉप्टर में सवार बेर्नालिलो काउंटी शेरिफ कार्यालय के सभी 4 सदस्यों की इस हादसे में मौत हो गई। बेर्नालिलो काउंटी शेरिफ कार्यालय ने हादसे की जानकारी देते हुए कहा कि किसी के जीवित बचे होने की कोई खबर नहीं मिली। एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें बचाव दल और पुलिसकर्मी घटनास्थल पर दिखाई दे रहे हैं। रूस यूक्रेन में अपने हमले के अगले चरण की तैयारी कर रहा है। मॉस्को ने कहा है कि उसकी सेना सभी परिचालन क्षेत्रों में सैन्य अभियान बढ़ाएगी। जब से यूक्रेन को पश्चिमी देशों से लंबी दूरी के हथियार मिलने से युद्ध के मैदान में मदद मिली है, तब से रूसी रॉकेट और मिसाइलों के हमलों से शहरों में हाल के दिनों में ही दर्जनों लोग मारे गए हैं। यूक्रेनी सेना ने कहा है कि रूस स्लोवियास्क की ओर एक आक्रामक हमले के लिए इकाइयों को फिर से संगठित करता प्रतीत हो रहा है। गुरुवार से रूसी गोलीबारी में यूक्रेन के शहरी क्षेत्रों में 40 लोग मारे गए हैं। सूडान में सैन्य शासन के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने रविवार को राजधानी खार्तूम में मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले भी दागे। वहीं 2 शहरों में कर्फ्यू भी लगाया गया है। सूडान के अधिकारियों और संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक इथियोपिया से सटी सीमा के पास दक्षिण पूर्वी राज्य में पिछले सप्ताह शुरू हुए आदिवासी संघर्षों में कम से कम 30 लोग मारे गए और 100 से अधिक घायल हो गए। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने वेल डी हीव राउंड अप की 80वीं वर्षगांठ पर हॉलोकॉस्ट के पीड़ित यहूदी परिवारों के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। राष्ट्रपति मैक्रों पेरिस से लगभग 100 किलोमीटर दक्षिण में इथिवियर्स में एक स्मारक का उद्घाटन कर रहे थे। यहूदियों के लिए ड्रेंसी के बाद पिथिवियर्स फ्रांस में दूसरा सबसे बड़ा ट्रांजिट कैंप और निर्वासन केंद्र था। इस दौरान फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने नए प्रकार के संशोधनवाद के खिलाफ चेतावनी दी। उन्होंने यहूदी लोगों को लक्षित करने में फ्रांस की सक्रिय भूमिका को दोहराया। यूरोप में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। फ्रांस के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों में लगी वनाग्नि के चलते करीब 15,000 लोगों को बचाया गया है। जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। वहीं जंगलों में लगी ये आग स्पेन, क्रोएशिया और ग्रीस तक फैल गई है। स्पेन में दर्जनों स्थानों पर वनाग्नि सक्रिय है।
स्पेन के स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक पिछले गुरुवार से 4,600 हेक्टेयर यानी कि 11,367 एकड़ इलाका झुलस गया है। इस बीच दक्षिणी स्पेन के मलागा में भी भीषण आग की खबर है। सियरा डे मिजाज पहाड़ों के आसपास स्थित आवासीय क्षेत्रों के नजदीक लगी आग के बाद अधिकारियों ने कहा कि एहतियात के तौर पर निकाले गए 3,000 लोगों में से 2,000 लोग अपने घरों को लौट गए हैं। भारत ने मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में खेले गए 3 मैचों की वनडे सीरीज के तीसरे मुकाबले में इंग्लैंड को 5 विकेट से हराया। इंग्लैंड की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 259 रन पर सिमट गई थी। जवाब में भारत ने 5 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया। भारत की ओर से ऋषभ पंत 125 रन बनाकर नाबाद रहे। पंत के करियर में ये उनका वनडे में पहला शतक रहा। हार्दिक पांड्या ने 71 रन की पारी खेली और पंत के साथ मिलकर 5वें विकेट के लिए 133 रन की साझेदारी निभाई। हार्दिक भारत की ओर से किसी एक वनडे मैच में 50 से ज्यादा रन बनाने और 4 या इससे ज्यादा विकेट लेने वाले 5वें खिलाड़ी बने। ऋषभ पंत को उनकी पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, वहीं हार्दिक पांड्या को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। भारत ने वनडे सीरीज 2-1 से अपने नाम की। टीम इंडिया इंग्लैंड में 2015 के बाद द्विपक्षीय वनडे सीरीज जीतने वाली दूसरी टीम बनी। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने सिंगापुर ओपन का खिताब जीत लिया है। साइना नेहवाल के बाद ऐसा करने वाली सिंधु दूसरी भारतीय खिलाड़ी बनी। खिताबी मुकाबले में सिंधु ने चीन की वांग जी यी को कड़े संघर्ष में 21-9, 11-21, 21-15 से हराने में सफलता पाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीवी सिंधु को सिंगापुर ओपन जीतने पर बधाई दी। पीएम ने कहा, यह देश के लिए गौरव का पल है और उभरते हुए खिलाड़ियों को प्रेरणा देगा। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पीवी सिंधु को सिंगापुर ओपन जीतने पर बधाई दी। भारतीय ओलंपिक संघ ने आगामी बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों के लिए 215 खिलाड़ियों के साथ 322 सदस्यों के दल की घोषणा की। महाराष्ट्र की आकांक्षा ब्योहारे ने ताशकंद में खेली जा रही एशियाई यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग में कांस्य पदक जीत लिया है। 15 साल की आकांक्षा ने 40 भार वर्ग में कुल 125 किलो वजन उठाया। उन्होंने स्नैच में 55 और क्लीन एंड जर्क में 70 किलो वजन उठाया। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की आगामी फिल्म ब्रह्मास्त्र का पहला गाना केसरिया रिलीज हो गया है। बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर में गाने के कई हिस्से की शूटिंग हुई है। बजरंगी भाईजान के लेखक विजयेंद्र प्रसाद ने फिल्म के सीक्वल की कहानी का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि बजरंगी भाईजान 2 की कहानी 8 से 10 साल का लीप लेगी। गजनी फिल्म के डायरेक्टर AR मुरुगदास की अगली फिल्म में सुपरस्टार शाहरुख खान और सलमान खान साथ में नजर आ सकते हैं। एक्ट्रेस हुमा कुरैशी की वेब सीरीज महारानी 2 का टीजर रिलीज हो चुका है। राजनीति पर बेस्ड इस मशहूर वेब सीरीज का पहला पार्ट काफी जबरदस्त रहा था। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए DD न्यूज के साथ। नमस्कार।